Welcome to the class of stock market operations. Our next topic is the Depositories Act 1996. So इस वीडियो में हम डिपॉजिटरीज एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट प्रोविजन है दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इस बारे में हमने सेबी गाइडलाइंस जो कि हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था दैट डिपॉजिटरीज को दो प्रकार के सर्टिफिकेट लेने होते हैं। सबसे पहले डिपॉजिटरी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होता है एंड देन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना होता है। सो कोई भी डिपॉजिटरी तब तक डिपॉजिटरी की तरह एक्ट करना स्टार्ट नहीं करेगी जब तक वो डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं ले लेती। जो बोर्ड है यानी कि जो सेबी है वो किसी भी डिपॉजिटरी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तब तक नहीं देगा जब तक सेबी सेटिस्फाई नहीं है कि डिपॉजिटरी के पास पर्याप्त सिस्टम्स एंड सेफगार्ड्स हैं। सबसे पहले सेबी ये इंश्योर करेगा कि उस डिपॉजिटरी ने प्रॉपर सिस्टम्स एंड सेफगार्ड्स मेंटेन करे हैं या नहीं करे। Only then can SEBI grant certificate of commencement of business. इस बारे में यानी कि COC के बारे में, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में हम लेक्चर 6 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Then the second provision of Depositories Act is agreement between depository and depository participant. So depository और depository participant के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। इस एग्रीमेंट के बिना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी के बिहाफ पर काम करना स्टार्ट नहीं कर सकता। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है इस बारे में हम ऑलरेडी डिपॉजिटरीज का जो बिगिनिंग वीडियो थी, इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड डीपी। उसके बाद ही एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी के बिहाफ पे काम करना स्टार्ट कर सकता है। प्रोविजन 3 इज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज विद डिपॉजिटरी। अब जब सिक्योरिटीज ट्रांसफर की जाती हैं, जब सेलर बायर के नाम पर सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करता है तो उस ट्रांसफर को रजिस्टर में चढ़ाना होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्वेस्टर के साथ है, सो जब भी इन्वेस्टर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इस ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है डिपॉजिटरी को, और जो डिपॉजिटरी है वो अपने रजिस्टर में उस ट्रांसफर को रिकॉर्ड कर देती है। सो एवरी डिपॉजिटरी शैल रजिस्टर द ट्रांसफर इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी। ट्रांसफरी कौन है? जिसके नाम पर सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया जाता है। दैट मीन्स जो बायर ऑफ द सिक्योरिटी है दैट इज द ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरी के नेम को रजिस्टर करता है डिपॉजिटरी, और ये रजिस्ट्रेशन तब की जाती है जब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इस बारे में जानकारी प्रदान करता है डिपॉजिटरी को। Our fourth provision is register of beneficial owner. हर डिपॉजिटरी के पास जो भी बेनिफिशियल ओनर्स हैं यानी कि लाभकारी स्वामी हैं जिनके नाम पर सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया गया है, ऐसे हर बेनिफिशियल ओनर का रजिस्टर और उनके इंडेक्स को मेंटेन करता है डिपॉजिटरी। फिफ्थ प्रोविजन इज प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन अ डिपॉजिटरी। अगर बेनिफिशियल ओनर चाहे तो जो सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के पास डिजिटल फॉर्म में पड़ी हैं उन सिक्योरिटीज को गिरवी रख के पैसा लिया जा सकता है, उनको प्लेज किया जा सकता है। सो अ बेनिफिशियल ओनर मे क्रिएट अ प्लेज। जो बेनिफिशियल ओनर है वो अपनी सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज उसने ओन की हैं, जिनका वो मालिक है, उन सिक्योरिटीज को गिरवी रख सकता है, और गिरवी रखने से पहले उसे डिपॉजिटरी से अप्रूवल लेनी होती है, उसे डिपॉजिटरी से परमिशन लेनी होती है। सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर बेनिफिशियल ओनर को डिपॉजिटरी के पास जानकारी देनी है, इंटीमेशन देनी है कि वो सिक्योरिटीज को गिरवी रखना चाहता है, और जैसे ही सिक्योरिटीज को गिरवी रख दिया जाएगा डिपॉजिटरी को उसे रिकॉर्ड करना होता है, उसकी एक एंट्री पास करनी होती है कि इस बेनिफिशियल ओनर ने अपनी सिक्योरिटीज को गिरवी रखा है। इस बारे में एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, और ये जो एंट्री है, जो अकाउंटिंग एंट्री पास करी जाएगी,
ये अकाउंटिंग एंट्री एक तरह से एविडेंस है, एक तरह से प्रमाण है उस सिक्योरिटीज के प्लेज होने का। डिपॉजिटरीज टू इंडेमनीफाई लॉस इन सर्टेन केसेस। अब जिस टाइम पर बेनिफिशियल ओनर को कोई नुकसान हो जाता है, किसकी गलती से, या तो डिपॉजिटरी की लापरवाही से या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की लापरवाही से, अगर बेनिफिशियल ओनर को कोई लॉस हो जाता है तो डिपॉजिटरी को उस लॉस की क्षतिपूर्ति करनी है। किसको? इन्वेस्टर को। बेनिफिशियल ओनर को उस लॉस की क्षतिपूर्ति करनी होगी। किसे कौन करेगा ये क्षतिपूर्ति? डिपॉजिटरी करेगा। और जहां पर ये जो गलती है, जो लापरवाही है, वो डीपी की गलती की वजह से जो लॉस है वो हुआ है, वहां पर जो डिपॉजिटरी है वो बेनिफिशियल ओनर को इंडेमनीफाई करके, उसकी क्षतिपूर्ति करके उस लॉस की भरपाई डीपी से कर सकता है। प्रोविजन 7 इज इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। सो सेबी चाहे तो जनहित में या फिर निवेशकों के हित में किसी भी इशूअर यानी कि इशूइंग कंपनी या फिर डिपॉजिटरी या फिर डीपी या फिर बेनिफिशियल ओनर से कोई भी जानकारी इन राइटिंग मांग सकता है, या फिर किसी पर्सन को ऑथोराइज कर सकता है कि वो ऐसे इशूइंग कंपनी, डिपॉजिटरी, डीपी या फिर बेनिफिशियल ओनर के जो अफेयर्स हैं, जो उनका काम चल रहा है, उनकी इंक्वायरी कर सकता है। जब भी इंक्वायरी स्टार्ट होगी तो हर डायरेक्टर, मैनेजर, पार्टनर, इशूइंग कंपनी का, डिपॉजिटरी का, डीपी का या फिर बेनिफिशियल ओनर के जो भी एम्प्लॉयज हैं, उन्हें ऐसी सब जानकारी उस इंक्वायरिंग ऑफिसर को या फिर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को प्रदान करनी होगी। Provision 8 is power of board to give directions in certain cases. So सेबी डायरेक्शंस दे सकता है, दिशा निर्देश दे सकता है किसे? डिपॉजिटरी को या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को या फिर इशूइंग कंपनी को। और ऐसे डायरेक्शंस वो दे सकता है निवेशकों के हित के लिए, या फिर अगर डिपॉजिटरी और डीपी के जो अफेयर्स हैं वो ठीक ढंग से नहीं चल रहे, जिससे कि इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है, तो डिपॉजिटरी या डीपी को ऐसे अफेयर्स को ठीक करने के लिए डायरेक्शंस दिए जा सकते हैं। प्रोविजन 9 इज पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और रिटर्न। इस एक्ट के अंतर्गत अगर किसी डीपी को या डिपॉजिटरी को कोई जानकारी प्रदान करनी है और अगर वो व्यक्ति वो इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, या फिर रिटर्न्स फाइल करनी है और रिटर्न्स फाइल करने में असमर्थ रहता है, या फिर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में असमर्थ रहता है, तो हर उस डिपॉजिटरी को, डीपी को या फिर इशूइंग कंपनी को जुर्माना देना पड़ सकता है। और ऐसा जुर्माना कितना हो सकता है? प्रतिदिन 1 लाख रुपए या फिर 1 करोड़, दोनों में से जो भी कम है। दैट मीन्स जो मैक्सिमम जुर्माना है, अधिकतम जुर्माना वो 1 करोड़ हो सकता है। तो जितने दिन ऐसा फेलियर होगा, जितने दिन वो व्यक्ति असमर्थ रहेगा, हर दिन के हिसाब से 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। प्रोविजन 10 इज पेनल्टी फॉर फेलियर टू रिड्रेस ग्रीवियंसेस। अगर इन्वेस्टर्स की कोई शिकायतें हैं डीपी से या डिपॉजिटरी से या इशूइंग कंपनी से, और ये व्यक्ति अगर उस इन्वेस्टर की शिकायतों का निवारण करने में असमर्थ रहते हैं, तो जुर्माना लग सकता है। अगेन जुर्माना कितना होगा? प्रतिदिन 1 लाख रुपए, जो कि मैक्सिमम 1 करोड़ तक हो सकता है। प्रोविजन 11 इज पेनल्टी फॉर डिले इन डीमटेरियलाइजेशन और इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अगर कोई इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता है, दैट मीन्स अपनी सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइज करना चाहता है, या फिर अपनी डिजिटल सिक्योरिटीज को फिजिकल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना चाहता है, दैट मीन्स अपनी सिक्योरिटीज की रीमटेरियलाइजेशन करना चाहता है, और ऐसे में वो अपनी एप्लीकेशन यदि डिपॉजिटरी को देता है और डिपॉजिटरी इस कार्य में देरी करती है, तो पेनल्टी लग सकती है, जो कि प्रतिदिन 1 लाख रुपए और अधिकतम 1 करोड़ हो सकती है। पेनल्टी फॉर फेलियर टू रिकंसाइल रिकॉर्ड्स।
रिकॉर्ड्स को रिकनसाइल करना है, रिकॉर्ड्स का मिलान करना है। डीपी इस रिकॉर्ड्स का मिलान डिपॉजिटरी के साथ करती है। डिपॉजिटरी इशूअर कंपनी, इशूइंग कंपनी के साथ, या फिर डिपॉजिट जो डीपी है वो अपने रिकॉर्ड्स का मिलान इन्वेस्टर्स के साथ भी करती है। सो अगर ऐसा करने में, अगर रिकॉर्ड्स का मिलान करने में ये विफल रहते हैं तो पेनल्टी लग सकती है, और पेनल्टी कितनी है? प्रतिदिन 1 लाख रुपए, जो कि अधिकतम 1 करोड़ तक जा सकती है। The next provision is power to adjudicate. Adjudication का मतलब है निर्णय करने की शक्ति रखना। सो सेबी यानी कि बोर्ड अगर चाहे तो एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जैसे कि निर्णायक अधिकारी कहते हैं, एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है, जो कि जो डीपीज हैं या डिपॉजिटरीज हैं उनकी जांच कर सकता है और जांच करके निर्णय सुना सकता है। देन प्रोविजन 14 इज पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस। अगर अपराधों के लिए क्या दंड है आइए देखते हैं। सो अगर कोई भी डीपी, डिपॉजिटरी, इशूइंग कंपनी या बेनिफिशियल ओनर इस एक्ट के प्रावधानों को या फिर सेबी गाइडलाइंस के प्रावधानों को अगर पूरा नहीं करता, उनका पालन नहीं करता, या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, निर्णायक अधिकारी ने जो अवार्ड सुनाया है, जो फैसला सुनाया है, अगर उस फैसले के अकॉर्डिंगली जो पेनल्टी पे करनी है, अगर वो पेनल्टी पे नहीं की जाती है, तो ऐसा करने में विफल होने पर उसे पनिशमेंट मिल सकती है। और वो पनिशमेंट क्या है? जेल हो सकती है, जो कि मैक्सिमम 10 ईयर्स की हो सकती है, या फिर जुर्माना लग सकता है जो कि 25 करोड़ तक मैक्सिमम हो सकता है, या फिर दोनों, जेल और जुर्माना दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। So these were some provisions of Depositories Act. Thanks for watching and listening. Thank you.